गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे फिजिक्स में 11th क्लास में पलायन वेग को पढ़ा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक या जो गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट था उसके अंतर्गत आएगा। तो पलायन वेग किसे कहते हैं कि किसी पिंड को दिया गया वह न्यूनतम वेग जिसको प्राप्त करके पिंड हमेशा के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चले जाता है, उस वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। क्या मतलब है इसका? माना जैसे पृथ्वी है, इसका जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो एक स्थान तक होगा। माना इस स्थान तक इसका गुरुत्वीय क्षेत्र है। इसका अर्थ है कि अगर कोई पिंड इस क्षेत्र से बाहर है, माना कोई पिंड यहां पर है, तो पृथ्वी का इस पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा क्योंकि ये पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जो पिंड होगा उसे हम कहां पर मानेंगे? अनंत पे। ये अनंत पे है। अब अनंत पे अगर ये पिंड है तो पृथ्वी का इस पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। तो किसी पिंड को अगर हम इतना न्यूनतम वेग दे दें, माना ये जो पिंड है ये यहां पर था, पहले यहां पर था पिंड, तो किसी पिंड को दिया गया वह न्यूनतम वेग जिसको प्राप्त करके पिंड इस पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से हमेशा के लिए बाहर चले जाए, तो उस वेग को हम ये पलायन वेग कहेंगे। मतलब क्या है इसका कि जैसे पिंड यहां पर था तो इसको इतना वेग दे देना कि ये पिंड जब यहां से ऊपर जाए तो वापस पृथ्वी पे लौट के ना आए। ये इतना ऊपर चले जाए कि ये गुरुत्वीय क्षेत्र से हमेशा के लिए बाहर निकल जाए, तब ये वापस पृथ्वी पे नहीं आएगा। ठीक है। और गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर क्या होगा? पृथ्वी का कोई गुरुत्व बल नहीं लगेगा। ठीक है। तो अब हम इसके लिए सूत्र की डेरिवेशन कर रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे कि जब ये पिंड, जो ये पिंड है इसका द्रव्यमान है स्मॉल एम, पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल एम ई, पृथ्वी की त्रिज्या है आर ई, और ये पिंड प्रारंभ में पृथ्वी के पृष्ठ पे था। ठीक है। माना इसको हमने यहां से इसको पलायन कराना है, अर्थात इस पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजना है। तो इसके लिए इसको एक न्यूनतम वेग दिया, और वो न्यूनतम वेग कितना दिया? वी ई। ठीक है। अर्थात वी ई इसका क्या है? पलायन वेग। माना इस पिंड का पलायन वेग वी ई है, तो अर्थात इस वेग के प्राप्त होने पर यह पिंड हमेशा के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चले जाएगा। तो हम पहले ये मान रहे कि जब पृथ्वी तल पर यह पिंड था तो इसको दिया गया न्यूनतम वेग क्या है? वी ई है। और इस वेग के कारण इस पिंड में क्या आ जाएगी? गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो इस पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्या आ जाएगी इस पिंड की? एम द्रव्यमान के पिंड की पृथ्वी तल पर गतिज ऊर्जा। पृथ्वी तल पर गतिज ऊर्जा। तो हम पहले इस पिंड की पृथ्वी तल पर क्या निकालेंगे? गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी इसकी पृथ्वी तल पे? ये हो जाएगी, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो v के स्थान पे क्या आ जाएगा? वी ई आ जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर पृथ्वी इस पिंड का जो वेग है, वेग क्या मान रखा है? हमने इसका वेग जो v था उसको हमने किसके बराबर मान लिया? पलायन वेग के बराबर मान लिया। कि माना पिंड का वेग पलायन वेग वी ई के बराबर है। कहां पे? जब एक पृथ्वी के पृष्ठ पे था, पृथ्वी तल पे था। अब इस कंडीशन में कि जब पिंड का वेग पलायन वेग के बराबर है तब इसकी गतिज ऊर्जा होगी हाफ एम वी ई स्क्वायर। अब ये निकालिए कि जब ये पिंड पृथ्वी तल पे था, यहां पर है, तो यहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है। कि पृथ्वी तल पर इस पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो वो क्या होगी? पृथ्वी तल पर एम द्रव्यमान के, इस एम द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय
स्थितिज ऊर्जा, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को दर्शाते हैं U से, तो U का मान क्या जाएगा? U1 मानिए, यहां पर गतिज ऊर्जा को K1 मानिए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी जब ये पृथ्वी पे था। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? क्या है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र? कैपिटल G me इंटू m अपॉन क्या? R, ठीक है, और यहां पे नेगेटिव साइन। ये क्या है कि स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? U बराबर होता है -Gmem अपॉन R। ये R क्या है? ये पिंड की पृथ्वी के केंद्र से दूरी थी। तो यहां पर इस पिंड की पृथ्वी के केंद्र से दूरी, ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी होगी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। तो इस समय स्मॉल r के स्थान पे क्या आ जाएगा? यहां पे कैपिटल R, कैपिटल RE। RE क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या, ये यहां पर आ जाएगा। अब इसको परिणाम नंबर 1 मान लिया, इसको परिणाम नंबर 2 मान लिया। इससे अब हम ये निकाल सकते हैं कि पृथ्वी पर पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा, पृथ्वी पर पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा। तो पृथ्वी तल पर m द्रव्यमान के पिंड की कुल ऊर्जा या कुल यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। तो पृथ्वी तल पर माना इस पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा है E1, तो E1 बराबर क्या होगा? या गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। तो ये हम गतिज ऊर्जा K1 यहां से आएगी, स्थितिज ऊर्जा U1 यहां से आ जाएगी। तो रखिए इस मान को, तो ये आ जाएगा E1 बराबर क्या आ जाएगा? हाफ mv/e² प्लस, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है माइनस में, तो ये प्लस और माइनस जाके मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? माइनस Gmem अपॉन RE, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3। ये तो हो गया पृथ्वी तल पर इस पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा है, कुल ऊर्जा। इसके बाद निकालिए इसी पिंड की अनंत पर, क्योंकि इसको पलायन वेग मिल गया है, पलायन वेग मिलने पर ये क्या होगा? ये गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चले जाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चले जाएगा मतलब अनंत पे पहुंच जाएगा। तो जब ये इस पलायन वेग के कारण ये पिंड कहां पहुंच गया? अनंत पे पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो यहां पर पुनः इसकी क्या निकालिए? इस पोजीशन पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये याद रखें, अनंत पर जब पिंड होता है तो इसकी गति, इसका वेग शून्य होता है, इसलिए इसकी गति ऊर्जा भी यहां क्या होती है? शून्य, और इसकी स्थितिज ऊर्जा भी अनंत पे क्या होती है? शून्य, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये था जैसे, तो जब वो दूरी r बढ़ेगी तो u क्या होगा? घटेगा। r का मान जब अनंत हो जाएगा तो u का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अनंत पर पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही क्या होती हैं? शून्य होती है। तो यहां पर यह निकालेंगे हम कि इसी पिंड की अनंत पर कुल यांत्रिक ऊर्जा, अनंत का मतलब है जब ये गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चले गया, तो अनंत पर m द्रव्यमान के पिंड की कुल ऊर्जा, m द्रव्यमान के पिंड की कुल ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा, तो ये क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? अनंत पर गतिज ऊर्जा प्लस अनंत पर स्थितिज ऊर्जा, अनंत पर गतिज ऊर्जा धन अनंत पर स्थितिज ऊर्जा, यह आ जाएगा
तो इसका मान क्या आएगा, अनंत पर ऊर्जा कितनी आ जाएगी पिंड की, तो अनंत पर यांत्रिक ऊर्जा ये कितनी आ जाएगी, अनंत पर इस पिंड की यांत्रिक ऊर्जा ये बराबर हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि गतिज ऊर्जा भी 0 और स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती है अनंत पे 0 होती है, तो ये टोटल ऊर्जा क्या हो गई यहाँ पे 0 हो गई। अब इसके बाद इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब होता क्या है, हमने यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम पढ़ा है कि किसी पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा अचर रहती है, यानी गति के पथ पर माने पिंड यहां से यहां गति करते यहां से यहां पहुंचा तो हर बिंदु पर इसकी यांत्रिक ऊर्जा क्या रहेगी, अचर रहेगी, यानी जितनी यांत्रिक ऊर्जा यहां थी उतनी यहां पर होगी, उतनी यहां पर होगी, उतनी यहां पर होगी, उतनी यहां पर होगी। यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है। अर्थात पृथ्वी तल पर यांत्रिक ऊर्जा बराबर अनंत पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा, दोनों यांत्रिक ऊर्जाएं बराबर होगी। तो पृथ्वी तल पर यांत्रिक ऊर्जा ये है, अनंत पे यांत्रिक ऊर्जा ये है, तो ये दोनों मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इनको हम बराबर करेंगे, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण नियम से क्या लिखेंगे यहां पे, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम से इस नियम से क्या हो जाएगा, पृथ्वी तल पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा ये किसके बराबर हो जाएगी, अनंत पर उसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा। तो अनंत पर इस पिंड की यांत्रिक ऊर्जा आपको पता है, पृथ्वी तल पर यांत्रिक ऊर्जा आपको याद दे रखी है। तो अनंत पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा अनंत पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा। अब इसके मान रखें यहां पे, पृथ्वी तल पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा क्या है, ये वाली है, ये तो है E1 है जो कि, तो ये मान रखिए यहां पे क्या, हाफ m VE स्क्वायर माइनस GME m अपॉन RE बराबर 0, क्योंकि अनंत पे यांत्रिक ऊर्जा 0 है। अब इसको आगे हल कीजिए, इससे क्या आ जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, इसको यहां ले जाएंगे तो ये यहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो तब ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, हाफ m VE स्क्वायर बराबर ये यहां जाके प्लस हो गया GME m अपॉन RE, ठीक है। अब m से m कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आया, VE स्क्वायर बराबर, ये VE स्क्वायर बराबर क्या होगा 2 यहां आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2G कैपिटल ME अपॉन RE। ये आपका समीकरण नंबर 5 आ गया, जो भी समीकरण आ रही है ये आ गया। इससे आप VE का मान निकाल सकते हैं। तो VE बराबर अंडर रूट 2GME अपॉन RE, ये हमारा पलायन वेग का सूत्र हो गया, पलायन वेग। तो पलायन वेग के सूत्र में हम देख रहे हैं कि ये इसमें पृथ्वी का द्रव्यमान आ रखा है और पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। जो पिंड गतिमान है उस पिंड का द्रव्यमान यहां कहीं नहीं आया। तो इसका अर्थ है चाहे हल्के पिंड को आप पलायन कराएं, चाहे भारी पिंड को आप पलायन कराएं, सभी पिंडों के लिए पृथ्वी पर पलायन वेग का मान क्या होगा, एक समान होगा, क्योंकि पलायन वेग का मान किसी पलायन करने वाले पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये किस पे निर्भर करता है, ये उस ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगर त्रिज्या ज्यादा है तो पलायन वेग का मान कम होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा उस टाइम, ये कम हो जाएगा। क्या ऐसा होगा,
नहीं, अभी लग रहा है ऐसा, पर ये ऐसा होता नहीं है। ठीक है, समझ गए? ये यहां से लग रहा है, एक्चुअल में क्या होता है, बड़े ग्रहों के लिए जो पिंड बड़े होते हैं उनके लिए पलायन वेग का मान भी ज्यादा होता है। अभी हम सिद्ध करके दिखाएंगे इसको। यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि अपॉन मार्क है, पर अभी थोड़ा आगे सिद्ध करके इसको क्लियर करेंगे। पर फिलहाल पलायन वेग ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि ये जो है पलायन करने वाले पिंड पे के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा, अर्थात किसी भारी पिंड को पलायन कराया जाए चाहे हल्के पिंड को पलायन कराया जाए, सभी पिंडों के लिए पृथ्वी पर पलायन वेग का मान क्या होगा, एक समान होगा। ठीक हो गया? अब देखिए इसमें यहां पर हमने यह पढ़ा था कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। तो स्मॉल जी जो होता है वो है गुरुत्वीय त्वरण। तो स्मॉल जी जिसका मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान होता है कैपिटल जी। इसका कैपिटल जी के साथ जो रिलेशन है वो है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो इसका अर्थ है कि अगर मैं कैपिटल जी एम ई का मान निकालूं तो कैपिटल जी एम ई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, जी आर ई स्क्वायर रख सकते हैं। तो कैपिटल जी एम ई का ये वाला मान यहां रखिए समीकरण नंबर 6 में। तो समीकरण 6 से क्या हो जाएगा, समीकरण 6 में समीकरण 7 से मान रखने पे क्या हो जाएगा, पलायन वेग बराबर हो जाएगा वीई बराबर अंडर रूट 2g आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई। क्लियर? ये जी एम ई के स्थान पे क्या रख दिया, स्मॉल जी आर ई स्क्वायर रख दिया यहां पे। ठीक है, जी एम ई के स्थान पे क्या रखा, जी एम ई के स्थान पे ये वाला मान रखा स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, ये यहां पर रख दिया। ठीक हो गया? अब यहां से क्या गया, वीई बराबर, आप देख रहे हैं क्या किया है, कैपिटल जी एम ई के स्थान पे ये वाला मान रख सकते हैं। तो कैपिटल जी एम ई यहां पर आ गया, इसके स्थान पे क्या रख दिया, ये इसका ये वाला मान रख दिया। ठीक है, ये आ गया, आर ई से आर ई की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा अंडर रूट 2g आर ई। अब देखिए समीकरण, इसमें ये पलायन वेग का नया सूत्र आ गया कि पलायन वेग बराबर वर्गमूल 2g आर ई अंडर रूट 2g आर ई, अर्थात पलायन वेग ग्रह की त्रिज्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अंश में आएगा। इसका अर्थ है अगर आर ई ज्यादा होगा तो वीई भी ज्यादा होगा। ठीक है, अर्थात जो बड़े ग्रह होंगे, ठीक है, या बड़े पिंड होंगे या बड़े उपग्रह होंगे, उन पे पलायन वेग का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो छोटे उपग्रह या छोटे पिंड या छोटे ग्रह होंगे उन पे पलायन वेग का मान क्या होगा, कम होगा। चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम है, जबकि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान अधिक है, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा की तुलना में बड़ी है। अब मैं पृथ्वी पर पलायन वेग का मान इस सूत्र से निकालूं, यहां पर पृथ्वी की त्रिज्या रख देंगे, यहां पर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण रख देंगे, और तब जाके इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको, अब हम इससे निकाल रहे हैं पृथ्वी पर पलायन वेग। तो पृथ्वी पर पलायन वेग, तो पृथ्वी पे जो पलायन वेग है उसका मान कैसे निकालेंगे, उसमें आर ई के स्थान पे क्या रख दोगे, पलायन वेग वी का मान निकाल रहा हूं मैं पृथ्वी पे, क्या है, अंडर रूट 2g, जी का मान क्या रखेंगे, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आर ई का मान क्या रखेंगे, या तो 6400 किलोमीटर रख दीजिए, ठीक है, 6400 किलोमीटर या 6380 किलोमीटर, ठीक है, इस रेंज में रख दीजिए। तो इससे जो है मैं एक एवरेज वैल्यू रख रहा हूं 6.38, या इसको रखिए 6380
किलोमीटर, माना हमने ये मान ली पृथ्वी की त्रिज्या। तो इसका मतलब क्या है कि 6,380 गुणा गया 10⁻³ मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ये भी मीटर में होगा। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, 1000 से गुणा कर देंगे। तो पृथ्वी की, अब निकालिए पृथ्वी पर पलायन वेग VE बराबर क्या होगा, √2g, जी की जगह क्या आएगा 9.8 गुणा क्या RE पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, या तो 6400 किलोमीटर मानिए या 6370, 6380, ये इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। तो 6380 किलोमीटर था, इसको मैंने मीटर बना दिया, तो यहां पर मैंने 10⁻³ अर्थात 1000 से गुणा कर दिया। अब ये आ गया। अब ये जो मान आएगा ये किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये वेग है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक हो गया। तो इसको हल करने पे जो आता है, ये तो मीटर पर सेकंड में आया, तो अगर हम इसको उसमें कन्वर्ट कर दें, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर दें, तो कर सकते हैं इसको। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो ये देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 11.2 गुणा गया 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड, ये आता है। अब इसको इतना मीटर है तो किलोमीटर कैसे बनाएंगे, 1000 का भाग देंगे, 1000 मतलब 10⁻³, तो इसमें 10⁻³ का भाग दीजिए, किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, VE बराबर 11.2 और 10⁻³ का भाग देंगे तो ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा किलोमीटर बनाने के लिए। ठीक है, मीटर को जब भी किलोमीटर बनाएंगे तो 10⁻³ यानी 1000 का भाग देंगे। तो 10⁻³ का भाग अगर हम यहां ऐसे दे दें तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा ना, केवल क्या आएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया पृथ्वी पर किसी पिंड के लिए पलायन वेग का मान। ठीक हो गया। ऐसे ही हम चंद्रमा में भी निकाल सकते हैं। ये तो पृथ्वी के लिए था, चंद्रमा के लिए, तो चंद्रमा के लिए हमें त्रिज्या RE का मान मालूम होना चाहिए। तो चंद्रमा की त्रिज्या, RE का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, जब चंद्रमा के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पर किसकी त्रिज्या रखेंगे RE के स्थान पे, चंद्रमा की त्रिज्या। तो चंद्रमा की त्रिज्या हम 1740 किलोमीटर मान के कर रहे हैं इसको, कि चंद्रमा की त्रिज्या R बराबर 1740 किलोमीटर, लगभग ये मान है। तो इसका मतलब मीटर में क्या आएगा, ये 1740 गुणा गया 10⁻³ मीटर, 1000 से गुणा कर दिया। और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, तो चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको G' मान लीजिए, उसका मान होता है पृथ्वी वाले गुरुत्वीय त्वरण का 1/6। ठीक है, तो पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण जैसे 9.8 है, इसका 6 कर दीजिए, इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब निकालिए चंद्रमा पर पलायन वेग। तो चंद्रमा पर पलायन वेग, तो चंद्रमा पे पलायन वेग का मान हो जाएगा VE बराबर, या VE' मान लीजिए, पृथ्वी पर हमने VE माना तो चंद्रमा पे VE'। तो चंद्रमा पर पलायन वेग VE' का सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र वही रहेगा क्या, √2g की जगह पे क्या आएगा G' और R की जगह पे RE की जगह पे R रख दो, ये R' रख दो। ठीक है, अर्थात ये क्या होगा, चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण और ये चंद्रमा की त्रिज्या। अब पृथ्वी की त्रिज्या नहीं आएगी, पृथ्वी वाला गुरुत्वीय त्वरण नहीं आएगा। जिस पिंड पे हम पलायन वेग का मान निकाल रहे हैं उस पिंड पे गुरुत्वीय त्वरण आएगा, उस पिंड का गुरुत्वीय त्वरण आएगा यहाँ पे, और उस पिंड की त्रिज्या आएगी यहाँ पे। ठीक हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये √2g, का मान G' क्या होता है चंद्रमा पे, ये 9.8
बटे 6 गुणा किया आर, आर क्या चंद्रमा का त्रिज्या 1740 गुणा किया 10 की घात 3 और ये स्क्वायर रूट हो गया, ये किसमें आएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको हल करने पे आता है, अगर हम इसको आगे हल करें तो ये आता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। पहले तो ये ऐसा आता है 2.838 गुणा के 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में ऐसा आएगा। और तब 10 की घात 3 का भाग दे दो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में। तो VE डैश बराबर हो जाएगा 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये हमने यहां पर देखा, माना ये परिणाम नंबर 1 डाल दीजिए, ये परिणाम नंबर 2 डाल दीजिए। तो हमने यहां पर देखा कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो अब हम इस पलायन वेग के द्वारा यह समझा सकते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है। कई बार इस पे टिप्पणी आती है कि कारण बताइए। तो इसका कारण पलायन वेग है, क्योंकि चंद्रमा पर जो पलायन वेग का मान है वो कितना है, चंद्रमा पर पलायन वेग कितना है VE, ये बराबर है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये चंद्रमा पर पलायन वेग का मान है। और अगर चंद्रमा पे वायुमंडल होता तो वायु में जो गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन गैसों का जो अपना औसत ऊष्मीय वेग होता है वो कितना होता है, गैसों का या गैस के अणुओं का औसत ऊष्मीय वेग, गैस के अणुओं का औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग, ये जो है लगभग 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो क्योंकि गैस के अणुओं का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है, ऐसी गैसें जो जीवनदायिनी गैसें हैं जो अत्यधिक मात्रा में पृथ्वी पर आ जाती हैं, तो उन गैस के अणुओं का औसत ऊष्मीय वेग 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो यदि इन गैसों को चंद्रमा पर छोड़ा जाएगा तो इन गैसों का जो ऊष्मीय वेग है वो चंद्रमा के पलायन वेग से अधिक है, अतः ये गैसें चंद्रमा पर छोड़ते ही क्या कर जाएंगी, चंद्रमा से पलायन कर जाएंगी, क्योंकि इन गैसों का अपना वेग चंद्रमा पर पलायन वेग से अधिक है। अतः ये गैसें चंद्रमा पर छोड़ दिए जाने पर भी चंद्रमा पे आसानी से चंद्रमा से पलायन कर जाएंगे। इसीलिए चंद्रमा पर क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। जबकि पृथ्वी पे वायुमंडल इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान क्या है, पृथ्वी पे पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि इन गैसों का अपना ऊष्मीय वेग 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो क्योंकि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान ज्यादा है, गैसों का जो अपना ऊष्मीय वेग है वो काफी कम है इस पलायन वेग की तुलना में, अतः पृथ्वी पर से गैसों का पलायन करना नामुमकिन है। ये यहां से पलायन नहीं कर पाती है क्योंकि इनका अपना वेग, पृथ्वी पे पलायन वेग जो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इससे काफी कम है। इसीलिए गैसें पृथ्वी पर बनी रहती हैं, जबकि चंद्रमा पर ये पलायन कर जाती है क्योंकि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम और गैसों का ऊष्मीय वेग अधिक है।
इसी प्रकार से जैसे मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह पर भी क्या होता है, मंगल ग्रह पर भी पलायन वेग का मान कम है। अब गैसों का उसमें वेग क्या है, ज्यादा है, इसलिए मंगल ग्रह पर भी गैसें टिक नहीं पाती, वो वहां से पलायन कर जाती है। परंतु कुछ ग्रह ऐसे हैं, जैसे बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, इन ग्रहों पे क्या है, सूर्य है, तारे हैं, तो इनमें क्या है, इनका आकार बहुत बड़ा होने के कारण बृहस्पति ग्रह पृथ्वी की तुलना में बड़ा है, शनि ग्रह बड़ा है, सूर्य और अन्य कई तारे जो हैं पृथ्वी की तुलना में काफी बड़े हैं। तो मैंने ये बताया था बड़े पिंडों पर पलायन वेग का मान क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि बड़े पिंडों की त्रिज्या क्या होगी, अधिक होगी। तो इसलिए क्योंकि पलायन वेग के सूत्र में हमने देखा था अंडर क्या आया था, 2g(r) या r आया था, तो त्रिज्या ज्यादा होने पे पलायन वेग का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह या सूर्य, इनकी त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में काफी अधिक है, इसलिए इन पिंडों पे, किन पे, बृहस्पति, शनि या सूर्य या अन्य बड़े तारों पर पलायन वेग का मान क्या होता है, पृथ्वी की तुलना में और भी ज्यादा होता है। इसलिए उन जगहों पे, किन पिंडों में, बृहस्पति, शनि और सूर्य पर अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल की उपस्थिति है, क्योंकि वहां पर जो गैसें हैं, उन गैसों का पलायन, उन गैसों का अपना ऊष्मीय वेग 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की ही रेंज में है, जबकि उन जो बड़े ग्रह हैं उन पर पलायन वेग का मान गैसों के वेग की तुलना में काफी अधिक है, इसलिए वो गैसें बड़े ग्रहों से पलायन नहीं कर पाती हैं। इसीलिए बृहस्पति, शनि या सूर्य या अन्य तारों पर जो गैसें हैं वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, बृहस्पति और शनि ग्रह पर जो है गैस इतनी ज्यादा मात्रा में कि वहां पर गैसों का अत्यधिक घना मंडल है, घनी लेयर है, वहां पे वो इतनी घनी लेयर है कि वहां पर भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकते, प्राणी वहां पर भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पर वायुमंडल तो है बृहस्पति ग्रह पे, पर इतना घना है कि उतने घने वायुमंडल में भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे सूर्य पे है, तो सूर्य पर भी क्या है, वायुमंडल है, वहां पर हाइड्रोजन हीलियम बहुत अधिक मात्रा में है, अन्य जो गैसें वो बहुत कम मात्रा में, पर हाइड्रोजन हीलियम वहां बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो बड़े ग्रहों पे क्या है, वायुमंडल की उपस्थिति है, और उसका कारण भी क्या है, क्योंकि गैसों का पलायन वेग कम है और बड़े ग्रहों पर पलायन वेग का मान ज्यादा है। ठीक है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण ही क्या होता है, हम चंद्रमा पर एक दूसरे की ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि ध्वनि जो है, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करने के लिए माध्यम का होना जरूरी है, और चंद्रमा पर वायु नहीं है, इसलिए वहां पर ध्वनि क्या होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा पास नहीं पहुंच पाती है। थैंक यू।